हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बड़े होंगे। तो आइए आपकी क्लास का एक और पेपर सोल्व करते हैं, जो कि क्लास 7 का मैथ्स का पेपर है, जो कि पीएमसी केंद्रीय विद्यालय ने बनाया है। देखो, क्योंकि आपके पीरियोडिक टेस्ट 1 स्टार्ट हो चुके हैं और आपका जितना सिलेबस आपको करना था आप कर चुके हैं, रिवीजन हो चुका। अब सबसे कम टाइम में सबसे बेहतर तरीका है तैयारी करने का मॉक टेस्ट, या फिर जो स्कूल पेपर बना रहा है वो पेपर सोल्व करो आप। तो इस पेपर को सोल्व करेंगे, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे हम। तो वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। आइए हम आगे चलकर बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले सेक्शन ए बी सी जो भी हो, सबसे पहले आपको 1 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी आपको 1-1 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, बस कोशिश करनी है कि अपना दिमाग खुल कर रखना है। यहाँ पर हाइपर नहीं होना है, एक तरह से आपको यहाँ पर ना होपलेस नहीं होना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से पढ़ेंगे धीरे धीरे। व्हाट इज़ द इंडियन प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट ऑफ 5 इन द नंबर 3581546। तो बेसिकली 2 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, एक इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है, एक इंटरनेशनल। अब यहाँ पे आपको पता है 1s 10s 1000, 1s 10s 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो 5 किस पर आ रहा है? 10 लाख पर। अब 10 लाख तो प्लेस है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है? 5 वैल्यू, तो इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 लाख प्लेस आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? तो 50 लैक्स में आपका 5 का प्लेस है क्या? 50 लैक्स में। अगर पूछा जाता कि 6 वैल्यू क्या है, तो वंस प्लेस पर 6 वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस तरह से। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब देखो, स्मॉलेस्ट नंबर कब होता है? जब स्टार्टिंग की वैल्यू 1 हो, स्टार्टिंग का नंबर 1 हो, और हमें कितनी डिजिट का नंबर बनाना है? 6 का। तो बाकी को 0 से फिल कर दो आप। 0 0 0 0 कितने हुए? 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर हुआ और एक और 0, तो कितना हुआ? 5 0 और एक 1 स्टार्टिंग में। तो ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यही सबसे छोटे 6 डिजिट नंबर है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन 1 करोड़। तो कितने जीरो होते हैं 1 करोड़ में? ऑप्शन बी 7 जीरो होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ऑन अ नंबर लाइन व्हेन यू ऐड अ नेगेटिव इंटीजर यू मूव। तो जब आप किसी नंबर लाइन पर, मान लीजिए आपकी ये नंबर लाइन है और इसमें यहाँ पर 0 है, राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे तो आपको पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे, और अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ेंगे तो आपको नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे, -1 -2 -3 -4। क्लियर? अब पूछा है आपसे कि नंबर लाइन पर अगर आप एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करो तो आप किस डायरेक्शन में मूव करोगे। तो आपको पता है, पॉजिटिव ऐड करो तो राइट जाओगे और नेगेटिव ऐड करोगे तो लेफ्ट जाओगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 है, ये 3 कौन सी वैल्यू है? ये है +3 पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन इसमें क्या ऐड किया हमने? नेगेटिव इंटीजर ऐड किया, -2। तो कितना हो गया? 3 प्लस और माइनस कितना होता है? माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 कितना हुआ? 3 - 2 1। तो 1 कहाँ पर है? इस तरफ है। तो किस तरफ बढ़े हम? लेफ्ट साइड की तरफ हम बढ़े। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टू दी लेफ्ट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर -13 क्या है? देखो, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? मान लीजिए आपके पास नेगेटिव एक इंटीजर है। ठीक है, इसमें आप इसमें ऐड करना होता है आपको इसका ऑपोजिट वाले साइन का नंबर, मतलब कि सेम नंबर बट डिफरेंट ऑपोजिट साइन। तो माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। -13 में अगर एडिटिव इनवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? 13 में से -13 हुआ इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका एडिटिव इनवर्स होता है। तो आपका एडिटिव इनवर्स नंबर क्या हुआ? +13। ठीक है, तो वो नंबर जो इसे कैंसिल आउट कर दे वो कौन सा नंबर है? +13। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स को याद रखेंगे, वो नंबर जो ऐड करने पर 0 दे दे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। विच ऑफ दीज गिव्स अ स्मॉलर इंटीजर। इनमें से कौन सा सबसे छोटा इंटीजर है? अब सबसे छोटा इंटीजर कौन सा होता है? देखो, नंबर लाइन पर जो सबसे लेफ्ट की साइड होगा वो सबसे ज़्यादा छोटा होगा। तो आपको अगर कोई ऑप्शन दिए जाते हैं तो आप इमेजिन करो कि जो माइनस में नेगेटिव इंटीजर होगा जितना बड़ा होगा, अगर लिखा हुआ मान लीजिए 12 है और ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव या किसी भी नेगेटिव इंटीजर से जो इससे छोटा है, बेसिकली उससे क्या होगा? ये सबसे छोटा होगा। मान लो ये 9 है, अपने आप में 9 12 से छोटा होता है, लेकिन नेगेटिव साइन में ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है?
10 -10 -5 0 5। तो -10 किस तरफ पड़ेगा, 4 के बाद इधर -5 इस तरफ पड़ेगा और मोर लेफ्ट में, ठीक है। तो -10 मोर लेफ्ट में पड़ेगा, फिर -5 कहाँ पड़ेगा, बीच में पड़ेगा यहाँ पर, फिर इसके बाद 0 इधर पड़ेगा, फिर इसके बाद 5 इधर पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा छोटा कौन सा हुआ, जो ज़्यादा लेफ्ट में हुआ, और ज़्यादा लेफ्ट में क्या है, -10। तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, सबसे स्मॉलर इंटीजर यही है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। विच ऑफ दीज इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, देखो रूल याद कर लो, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, ठीक है, जब न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके पास कुछ एग्जांपल अगर मैं दे दूँ आपको, देखो यहाँ पर दिए ऑप्शन नहीं देते हैं। देखो न्यूमरेटर, आपको पता है न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू होती है और डिनोमिनेटर नीचे वाली। जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा, ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, वो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखते हैं न्यूमरेटर किस में बड़ा है डिनोमिनेटर से। देखो ऑप्शन ए में 4, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये भी नहीं होगा, ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो इम्प्रॉपर ये नहीं है। इसके बाद सी ऑप्शन देखो 2, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर ये है, न्यूमरेटर छोटा है, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ये हमारा आंसर नहीं है। इसमें भी न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन बी भी देखो, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/3, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। व्हाट इज़ 3.75 + 2.5। अब इस तरह से करने वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, तो 3.75 प्लस, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट वाली वैल्यू रखोगे आप, तो पॉइंट रखोगे यहाँ पर, पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है 2.5। अब इसको ऐड ऑन करोगे तो 5 यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 0 मानकर 5 एज इट इज़ उतार देंगे, और 7 5 कितना होता है 12। तो 12 में से 2 1 इधर कैरी करके 3 1 4 हुआ, और 4 2 6 हुआ, तो 6.25 आपका आंसर आ गया। तो हमारे ऑप्शन में कहाँ पर है 6.25, ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। इफ़ यू डिवाइड 5/2 बाय 1/2 व्हाट इज़ द रिजल्ट। तो 5 1/2 कितना हो गया, 5 होल 1/2, इसका मतलब है 5.5, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है 1/2 से। देखो इसके कई तरीके हैं करने के, लेकिन अब आपको मैं 2 तरीके से दिखाता हूँ, ठीक है। तो 5 1/2 को पहले क्या लिख सकते हैं हम, ये देखते हैं। तो 5 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 5 10 + 1, ऐसे ही तो करते हैं हम। तो 2 5 10, 2 × 5 + 1 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो गया, 2 5 10 + 1 11/2। ये हमने क्या बना लिया, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इस तरह से लिख लिया, इस वाली फॉर्म में, 11/2 की फॉर्म में। अब 11/2 को किससे डिवाइड करना है, 1/2 से। अब इस पूरे प्रोसेस को हम कैसे लिख सकते हैं, जब हमें पता है कि 11/2 डिवाइड बाय 1/2 है, तो अगर यहाँ पर हमें सोल्व करना है तो डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। जैसे ही डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो जो ये बाद वाला फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ये फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। कैसे, जब हम 11/2 को डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे, तो 2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, जिसके बाद 2 से 2 हम काट देंगे, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये था जिसमें हमने इसको 5 × 2 + 1 डिवाइड बाय 2 करा, इस फॉर्म में लिखा। इसके बाद हमने क्या किया, डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, देन और ऊपर नीचे करा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, उसके बाद हमने सोल्व किया। दूसरा क्या तरीका है कि हमने जो 11/2 लिखा था डिवाइड बाय 1/2, इसको डायरेक्ट ही देखेंगे। डायरेक्ट कैसे, जो डिनोमिनेटर है ये सबसे ऊपर जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर आएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो क्या कहलाएगा, 2 किसके पास गया, 11 के पास, तो 2 × 11 डिवाइड बाय, अब 2 किसके पास आ गया, 1 के पास, 2 × 1, तो 2 से 2 कट गया, हमारा आंसर क्या आ गया, 11/1, जो कि होता है 11। सेम आंसर आ गया। तो इस तरह से आप कर सकते हो। हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी 11। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं।
सोल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। एक्स प्लस 7 इक्वल टू 12 दिख रहा है आपको, साइन प्लस का है, इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा अगर 7 तो साइन चेंज हो जाएगा, तो एक्स 12 साइन क्या था +7, इधर जाके क्या हो जाएगा -7, तो 12 में 7 गया 5, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। सोल्व 5x इक्वल टू 35, सेम इसी तरह से बिल्कुल सेम, 5x इक्वल टू 35। अब यहाँ पर 5x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, 5 इंटू एक्स इक्वल टू 35। अब मल्टीप्लाई में 5 है तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, अपोजिट साइन, इधर डिवाइड में, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 35 डिवाइड बाय 5। अब 5 क्या गया डिवाइड में गया, तो x इक्वल टू 35 डिवाइड बाय 5 जो कि होता है 5 7 ज़ा 35। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आपकी 7 आ गई। क्लियर, हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। फिर x सेम, x माइनस 4 इक्वल टू 9 होता है, निगेटिव का 4 है, साइन उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 प्लस 4 इक्वल टू x इक्वल टू 13। क्लियर, ये हमारा आंसर आ गया, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब आते हैं 13th क्वेश्चन पर, जिससे पहले आपको अजर्शन का मतलब होता है कोई भी लिखा हुआ स्टेटमेंट, और रीज़न का मतलब यहाँ पर है कि उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है स्टेटमेंट या नहीं। ए और आर का मीनिंग आपको दे दिया। अब आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4। क्वेश्चन 13th को पढ़ना है, जिसमें पहले स्टेटमेंट लिखा है एक, उसका रीज़न भी लिखा है। आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि अजर्शन क्या सही है। अगर सही है तो यहाँ पर देखो काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हैं कि दोनों ए और आर सही हैं, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, ए और आर सही है लेकिन आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। इस तरह के 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब वो 4 ऑप्शन में से आपको एक छांटना है इनको पढ़कर। तो अजर्शन पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स, सम ऑफ 2 नेगेटिव, -2 कर लेते हैं -3, ये 2 नेगेटिव इंटीजर हैं, इनका सम इंटीजर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। अब देखते हैं क्या इनका पॉजिटिव आता है, तो -2 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो -2 -3 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़े का साइन रहेगा तो -5 आ गया, इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या ये बात सही है? ये बात सही नहीं है बल्कि गलत है। तो हमें पहले पता चल गया कि असर्शन जो है वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है, इसके बाद रीज़न देखते हैं क्या रीज़न इसका सपोर्ट कर रहा है इसको। तो एडिंग इंटीजर्स विद द सेम साइन गिव्स एन इंटीजर विद द सेम साइन। तो जब हम सेम साइन के इंटीजर्स को ऐड करते हैं वो हमें सेम साइन का क्या देता है, हमें इंटीजर प्रोवाइड करता है, आंसर देता है। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही बात है। देखो जब हम दोनों सेम साइन के इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो सेम साइन का ही आंसर आपका आता है। जैसे -7 प्लस करेंगे -2 कितना आ जाएगा, -9। तो नेगेटिव, 2 नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो नेगेटिव इंटीजर ही आंसर आएगा। क्लियर? तो आर ए गलत है, आर सही है। तो ए कहाँ पर गलत है, ऑप्शन 4, और आर इसमें सही है बट आर इज़ ट्रू। तो ऑप्शन 13th का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4। और आप ये लाइन लिख दोगे। 14 देखते हैं ऐसे ही, असर्शन जो कि स्टेटमेंट कहता है कि द फ्रैक्शन 4/9 इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको बताया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर होता है किससे, डिनोमिनेटर से। यहाँ पर तो छोटा है, तो ये बात क्या है, अपने आप में गलत है। ठीक है, या ये बात अपने आप में क्या लिखी है, गलत लिखी है। रीज़न देखते हैं, अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर इज़ कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। रीज़न बिल्कुल सही है, तो ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। हमारा फिर से ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 14th के लिए भी ऑप्शन 4 ही सही है। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। यहाँ पर लिखा हुआ है x + 7 = 15। इसका मतलब है अगर हम इसको सोल्व करेंगे x + 7 = 15, तो पॉजिटिव 7 है
इक्वल टू से दूसरी तरफ जाएगा तो -7 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 15 - 7 = 8। क्या मैं सही कह रहा हूँ? = 8। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या दी गई है 8, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया ये, ठीक है, ये ट्रू हो गया। रीज़न देखते हैं। सॉल्विंग एन इक्वेशन मीन्स फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स द LHS = RHS। ये भी बात अपने आप में सही है। हमने सोल्व किया और इक्वल टू की वैल्यू LHS के RHS के इक्वल आ गई। जब हमने x की वैल्यू निकाल ली तो हमने क्या किया, x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू थी और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू 8 आई, ये दोनों इक्वल निकाल के हमने x की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह से होता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 क्या कहता था, बोथ A and R is true, both A and R is true and R is the correct explanation of A। दोनों सही है और दूसरे को एक्सप्लेन सही तरीके से कर रहा है, ठीक है। सेक्शन बी की तरफ आते हैं। केस स्टडी क्वेश्चंस आपके सामने है। पहले एक केस दिया जाएगा जिसको आप पढ़ोगे समझोगे, उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे। ये बहुत सिंपल होता है, इसको ज़्यादा दिमाग पर लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ध्यान देना है कि आपके सामने ही आंसर लिखा हुआ है, बस आप पैनिक ना करो। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, पॉपुलेशन डाटा दिया गया है, ठीक है। पॉपुलेशन में कहा गया है कि जो टेबल है वो शो कर रही है पॉपुलेशन ऑफ 4 स्टेट्स, 4 अलग अलग राज्यों की पॉपुलेशन को दिखाया गया है। स्टेट A, B, C, D। स्टेट की पॉपुलेशन ये है, इस पर इतना ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं आगे। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। सिंपल सी बात है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन कौन सी होगी, आप स्टार्टिंग का नंबर देखो 5, 7, 4, 8। सबसे बड़ा नंबर किसका है। अच्छा, ये भी देखना है कि आपको नंबर ऑफ डिजिट पॉपुलेशन में सेम है। देखते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मतलब सब में नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हैं, सभी पॉपुलेशन की जो संख्या यहाँ पर लिखी हुई है उसमें। अब इनमें देखना है कि फर्स्ट जो डिजिट है, फर्स्ट जो यहाँ पर डिजिट है नंबर की, ये सबसे बड़ी किसकी है। अगर इनमें से कोई सेम आ जाए, मान लो यहाँ पर 8 ही होता, तो फिर सेकंड देखते हैं किसकी बड़ी है, ठीक है। इस तरह से चलना है। फिर सेकंड भी अगर सेम हो गया तो थर्ड देखते हैं किसकी बड़ी है। इस तरह से देखना होता है। यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा नंबर लिखा है ये 8, तो मतलब 8 वाली जो पूरी ये नंबर है ये सबसे बड़ा नंबर है। इसका मतलब स्टेट डी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, स्टेट डी हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है, देखो असेंडिंग और डिसेंडिंग में कभी कंफ्यूज नहीं होना। असेंडिंग ए से स्टार्ट होता है। ए का मतलब है A, B, C, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। डिसेंडिंग का मतलब है डी, बड़ा हो गया ना, बड़े से छोटे की तरफ आना है, ठीक है। तो असेंडिंग का मतलब है सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा है स्टेट सी, उससे बड़ा है स्टेट ए, उससे बड़ा है स्टेट बी और सबसे बड़ा है स्टेट डी, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया आपका, स्टेट सी ए बी डी, CABD, ऑप्शन ए ही सही हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं सेक्शन बी के। व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल 4 स्टेट्स टुगेदर। अब टोटल पॉपुलेशन काउंट करनी है हमें। देखो एक तरीका तो है कि मैं सारी पॉपुलेशन को काउंट करूं और एक तरीका है कि मैं बस आंसर तक पहुंच जाऊं, ठीक है। तो एक तो तरीका आप ऐड कर लेना 1, 6, 9 ऐसे। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर कि लास्ट में सबके 3, 1, 3, 1, 3, 1, बस यहाँ पर है 2, 1। तो पहले तो मैं देख लेता हूँ लास्ट में क्या आता है, 1, 6, 7, 7, 9, 16, 16, 5, 21। तो 1 तो आ रहा है, 2 कैरी गया, 2, 5, 7, 0, 7 रहा, 7 रहा और 7, 6, 7, 6 कितना होता है 13। तो 7, 6, 13 मतलब 31 लास्ट में आएगा। इसका मतलब है 2, 1 वाली वैल्यू नहीं होगी हमारा आंसर। अब आते हैं, इसको आप पेपर में कुछ गड़बड़ ना करो तो पूरा ही सोल्व कर लेना आप, ठीक है। तो पूरा सोल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, 2, 5, 2, 6, 0, 8, 7, 3, 1। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आ जाएगा। अब कंपनी रिवेन्यू का क्वेश्चन आ गया। ये भी केस बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एक कंपनी है जिसकी एनुअल रिवेन्यू
4 साल का दिखाया गया है, 2020 का, 2021 का, 2022 का, 2023 का। एनुअल रेवेन्यू मतलब पूरे साल में कितने रुपए कमाए हैं उन्होंने, ठीक है। तो पहले साल कमाए 2020 में कमाए उन्होंने 3,45,20,000। अगले साल 4,10,75,000, उससे अगले साल 5,25,60,000 और उससे अगले साल 6,15,80,000। अब इसके बिहाफ पर क्वेश्चन 1 देखते हैं कि इन विच ईयर वाज द रेवेन्यू हाईएस्ट। सेम क्वेश्चन, अगर सारी डिजिट नंबर की सारी डिजिट नंबर ऑफ डिजिट किसी संख्या के अंदर नंबर ऑफ डिजिट इक्वल हैं तो सिर्फ स्टार्टिंग का नंबर सबसे बड़ा देखेंगे। तो 2023 में सबसे ज़्यादा उन्होंने क्या किया, रेवेन्यू किया। तो हाईएस्ट रेवेन्यू कब हुआ, 2023। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू ऑफ 2023 एंड 2020। डिफरेंस बताना है इसके और इसके बीच में, 2023 और 2020 के बीच का डिफरेंस। क्लियर। तो क्या डिफरेंस होगा, सिंपल सी बात है, आप माइनस कर दोगे। माइनस करेंगे बड़े में से छोटा 615808000 माइनस 3452000। तो 0 से 0 गया तो 000 बचा, यहाँ पर 0 बचा, 8 में से 2 गया 6, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 4 नहीं जा सकता तो कैरी लिया, 11 में से 4 गया 7 और 5 में से 3 गया 2। तो 2,70,60,000 2,70,60,000 आपका आंसर आ गया। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2,70,60,000 आपका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। द टोटल रेवेन्यू इन 4 ईयर्स इज अप्रोक्सीमेटली। देखो अप्रोक्सीमेटली का मतलब है कि आपको पूरा एक एक चीज़ यहाँ पर ऐड नहीं करनी। यहाँ पर टोटल रेवेन्यू पूछा गया है 4 साल का, ऐड तो करना है बट अप्रोक्सीमेटली। अब यहाँ पे क्रोर्स की बात हुई है तो स्टार्टिंग में हमें पता है यहाँ पर 3 करोड़ है, यहाँ पर 4 करोड़ है, यहाँ पर 5 करोड़ है और यहाँ पर 6 करोड़ है। क्लियर। तो ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि 3 करोड़, 4 करोड़, 7 करोड़ हुआ, 7 करोड़, 5 करोड़, 12 करोड़ हुआ, 12 करोड़ और 6 करोड़ 18 करोड़ हुआ। ठीक है भाई, अब क्या हम लिख देंगे 18 करोड़? नहीं, अब हम देखेंगे जो 45 लाख है प्लस 10 लाख 55 लाख हो गए, 55 लाख प्लस 25 लाख कितने हो गए 80 लाख, 80 लाख प्लस 15 लाख मतलब कि 95 लाख। तो 18 करोड़ 95 लाख का मतलब हो गया है ऑलमोस्ट 19 करोड़। ठीक है, 19 करोड़। तो 19 करोड़ अप्रोक्सीमेटली कर देंगे क्योंकि बाकी थाउजेंड्स हमने नहीं काउंट किए। क्लियर, ये अप्रोक्स आपका आंसर आ गया। या फिर इसको आप और एक्यूरेसी के साथ ऐसे करेंगे। देखो हमें पता है कि 3 करोड़ 45 लाख को हम कैसे लिख सकते हैं 3.45 करोड़, 4.10 करोड़, 5.25 करोड़, 6.15 करोड़। ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद हमें पता है कि लाख में काउंट होगा ही होगा। ठीक है, तो 5.25 हुआ। अब इसको ऐड करेंगे तो 5055 मतलब 15 हो गया आपका, 1 कैरी गया, 5 1 6 6 7 8 और एक 9 9 5 हो गया, 0.347 12 6 18 18.95 मतलब पॉइंट के बाद अगर फिर 50 से ऊपर वैल्यू जा रही है तो अप्रोक्स 19 की तरफ जाएगा और अगर 50 से नीचे है, हाफ से कम है तो 18 की तरफ रहेगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अप्रोक्स 19 CR। ठीक है, ऑप्शन कौन सा, बी बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, राइट ए स्टोरी या सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड फाइंड देयर वैल्यूज़। तो इनके लिए एक एक इक्वेशन के लिए आपको क्या स्टोरी या सिचुएशन लिखनी है जिससे क्या होगा हम वैल्यू निकाल सकें। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला 89 + 21 - 10, 89 + 21 - 10। एक दुकान में मान लो 89 आम थे। ठीक है, 89 आम थे, मालिक ने 21 और ख़रीदे।
मालिक ने 21 आम और ख़रीदे, और क्या हुआ, जिसके बाद फिर 10 बेच दिए, 10 आम बेच दिए, कितने आम बचे? तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, 89 + 21 - 10 इक्वल टू 110 - 10 इक्वल टू 100। एक स्टोरी हो गई आपकी। दूसरी बी की स्टोरी देखते हैं। 5 × 12 - 6। अब देखो 5 × 12 का मतलब क्या है, 5 × 12 - 6, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर 5 किसी भी 5 चीज़ को हर 5 चीज़ को 12 चीज़ें दी जाएं, जैसे 5 बच्चों को 12 आम दिए जाएं, 5 बच्चों को 12 नंबर दिए जाएं, या जैसे 5 थैलों में 12 आम डाले जाएं, बॉल डाली जाए, इस तरह से। तो मान लो 5 बच्चे हैं, 5 स्टूडेंट्स को क्या मिले एग्ज़ाम में, 5 स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में 12 नंबर मिले, लेकिन टीचर ने 6 नंबर काट दिए, ठीक है, गलत काम की वजह से। टीचर ने क्या किया, 6 नंबर काट दिए, तो टोटल कितने हुए? या फिर आप कहो कि 5 बैग्स में 12 केले, है ना, बनाना डाले गए, और क्या हुआ, 6 केले खराब हो गए, 6 केले खराब निकाल दिए। इक्वेशन क्या होगी, 6 केले निकाल दिए, तो 5 × 12 - 6 इक्वेशन हो गई। कितना हुआ आपका, 60 - 6 इक्वल टू टोटल कितने हुए, 54। टोटल नंबर ऑफ केले कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ बनानाज कितने हुए, 54। इस तरह से इक्वेशन बनाई आपने। अब मैंने आपको प्लस की सिखाई, माइनस की सिखाई, मल्टीप्लाई की सिखाई। ऑप्शन सी आप खुद करोगे, ये मल्टीप्लाई वाली है, ठीक है, और इसमें 2 हैं। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। मान लो 4 ब्लू बैग में 4 बैग में 9 ब्लू बॉल गिरी गई, और 2 बैग में 6 रेड बॉल गिरी गई, तो टोटल बॉल कितनी हो गई, ठीक है, ये आपकी हिंट है। 19th क्वेश्चन देखते हैं। अ मेट्रो ट्रेन टिकट बिटवीन 2 स्टेशन इज़ ₹40। मतलब किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच का जो टिकट है मेट्रो ट्रेन का, वो कितना है, ₹40 फॉर एन एडल्ट एंड 24 चाइल्ड। एडल्ट के लिए 40 और चाइल्ड के लिए 20, हाफ। क्लियर। व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट अगर फॉर 4 एडल्ट्स हैं एंड 3 चिल्ड्रन। ये फर्स्ट ऑप्शन है आपका। सेकंड है फॉर 2 ग्रुप्स हैविंग 3 एडल्ट्स ईच। सेकंड है आपका हैविंग 2 ग्रुप्स, एक ये रहा, हर ग्रुप में कितने हैं, 3 एडल्ट्स ईच। मतलब इसमें भी 3 एडल्ट्स हैं, इसमें भी 3 एडल्ट्स हैं, इस ग्रुप में भी। तो एडल्ट के लिए कितने रुपए थे, 40। यहाँ पर 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 लोगों की 40 रुपये, 4 लोगों के 40 रुपये लगे, और 3 बच्चों के 20 रुपये लगे। तो कितना आ जाएगा, 440, 160 और 23, 60। कितना हो गया टोटल, 220। क्लियर। पहले का आंसर कितना आ गया, 220, 220 रुपये लगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप में, दोनों ग्रुप में 3 एडल्ट्स हैं। अगर 3 एडल्ट्स हैं तो टोटल एडल्ट्स कितने हो गए, 6 एडल्ट्स हो गए। और एक एडल्ट का कितना है, ₹40। तो कितना हो जाएगा, 4 6 24, तो 240 रुपीज़।
ठीक है, 240 रुपीज़ आ गया, दोनों के आंसर हमारे आ गए। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, 18 हो गया, 20 पर आते हैं। लामो एंड नोरबू वेंट टू होटल, ईच ऑफ देम ऑर्डर्ड अ वेजिटेबल कटलेट एंड अ रसगुल्ला। अ वेजिटेबल कटलेट कॉस्ट ₹43 एंड रसगुल्ला कॉस्ट ₹24। तो जो कटलेट उन्होंने मंगाई उसके 43 रुपये रेट थे और रसगुल्ला के 24 रुपये रेट थे। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट दे विल हैव टू पे। तो आप बताओ कि कितना उन्होंने पे किया होगा। अब आप मुझे बताओ एक पर्सन का बिल कितना आ गया। 2 पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी। ठीक है, पर्सन ए ने वेजिटेबल कटलेट मंगाया ₹43 और क्या मंगाया, रसगुल्ला मंगाया। अगर मैं इसको पूरा प्रॉपर तरीके से आपको बताऊं तो आपको पता है वेजिटेबल कटलेट की रेट ₹43 और रसगुल्ला की रेट ₹24। क्लियर। एक पर्सन का बिल कितना हो गया, बिल ऑफ पर्सन 1 पर्सन इक्वल टू 43 + 24 जो कि हुआ आपका 67 रुपीज़। अब जब एक पर्सन का 67 हुआ तो दोनों का बिल कितना होगा, 67 इंटू 2 बंदे हैं, एक का 67 है तो 2 का कितना होगा, 2 इंटू 67। आंसर ऑब्वियसली 134 रुपीज़। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन सी आपके सामने है। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 21 कंपेयर करना है फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्सप्रेशन को यूजिंग स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू और बाय रीजनिंग। इन चीज़ का यूज़ करके फॉलोइंग एक्सप्रेशन को आपको एक्सप्लेन करना है। 49 - 7 40 अरे साइज छोटा क्यों नहीं रहा। 49 - 7 + 8 बॉक्स 49 - 7 + 8। ये तो बिल्कुल सेम इक्वेशन है, सेम इक्वेशन, आंसर सेम, आंसर सेम तो बीच का साइन क्या आएगा, इक्वल टू का। क्लियर। दूसरे पर आते हैं, बी पर। 83 यहाँ पर 83 इंटू 42 माइनस के 18 बॉक्स 83 इंटू 40 माइनस के 18। अब आपको पता है कि यहाँ पर 42 की मल्टीप्लाई हुई है, यहाँ पर 40 की मल्टीप्लाई हुई है, तो यहाँ पर और माइनस फिर 18 हुआ है, तो 18 ही माइनस हुआ है। इस इधर क्या हुआ, इधर वैल्यू क्या हुई, 83 में 42 की मल्टीप्लाई की गई, मतलब बड़ा बन गया। इधर नंबर थोड़ा छोटा बना, बड़े में से 18 गया, छोटे में से 18 गया, तो इधर का नंबर बड़ा ही रहेगा। तो आंसर क्या आएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, सामने वाली वैल्यू से। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। गिवन 53 × 18 = 954, फाइंड आउट 63 × 18। अब देखो 53 × 18 की वैल्यू आपको दे दी गई 954। अब आपको निकालनी है 63 × 18 क्या होगा। आप मुझे बताओ कि क्या मैं इस 63 को ऐसे लिख सकता हूँ, 10 + 53 × 18 लिख सकता हूँ ना, यही तो वैल्यू निकालनी है। अब आप बताओ मुझे कि 10 के साथ इंटू 18 मैं एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो 18 के साथ मल्टीप्लाई करी 10 की, प्लस करा 18 की मल्टीप्लाई करी 53 के साथ, यही तो वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसके बाद हमें पता है किसी के साथ भी मल्टीप्लाई जब 10 से करते हैं तो सिंपल 0 बढ़ जाएगी। तो 18 की मल्टीप्लाई 10 से की तो कितना हो गया, 180 हो गया, प्लस 18 की मल्टीप्लाई 53 से की तो आपको पता है ऊपर वैल्यू दी गई है, कितनी थी, 954। अब देखो आप, ये 180
ये 180 प्लस 18 इंटू 53 जो है कितना होगा? आपको पता है 1853 की वैल्यू हमें गिवन है पहले से 954। इसमें कितना प्लस कर देंगे? 180 वैल्यू आ जाएगी। तो 180 प्लस करेंगे तो 4 का 4, 5 8 13 1 10 11 34 आपका आंसर आ गया। क्लियर? तो आपने क्या किया, देखो यहाँ पे क्या किया, हमने क्या किया, तोड़ा। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, 63 की 18 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन जब हमें पहले से 53 की मल्टीप्लाई 18 से करके दे दी तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। 63 इंटू 18 की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि 53 इंटू 18 की वैल्यू हमें दे दी गई है 954। अब हम इसमें से ये वाली वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हमें ध्यान रखना है कि 63 को हम कैसे लिख सकते हैं। 63 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 53 में, क्योंकि हमें 53 के साथ निकालनी है मल्टीप्लाई 18 की। तो 10 प्लस 53 और मल्टीप्लाई किसके साथ पहले से थी? यहाँ पर 18 के साथ थी, तो ये भी लिख देंगे यहीं 18 के साथ। अब 18 की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, इसमें भी करेंगे इसमें भी करेंगे। 18 की मल्टीप्लाई 10 से की प्लस 53 की मल्टीप्लाई 18 की मल्टीप्लाई 53 से की। ये हमें वैल्यू निकालनी है। अब ये वैल्यू गिवन है तो पुट कर देंगे 954 प्लस ये 180 आ गया आपका, निकाल के आपका 1134 आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोशन। तो नोटेशन तो आपको पता है कि ये जो लिखा गया 1 करोड़ 1 लाख 1010, तो नोटेशन क्या होती है? ये जो मार्क्स होते हैं ना, ये कोमा, तो इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम में अलग होते हैं, इंडियन वैल्यू सिस्टम में अलग होते हैं, हमें पता ही है। तो लिखा क्या गया? 1 करोड़। अब आपको पता है 1 करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं? 7। 1 करोड़ 1 लाख 1010, 1 करोड़ 1 लाख 1010 लिखा हुआ है। तो 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 करोड़ का मतलब है उसके सामने 7 ज़ीरो होंगी, ये 7 प्लेसेस है। 7 प्लेसेस में 1 लाख को पुट करना है। अब 1 लाख कहाँ से होगा? 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख, लेकिन 10 लाख तो नहीं कहा, 1 लाख का है, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 0, 1 लाख 1 लाख 1000। अब यहाँ पर 10,000 का प्लेस है तो यहाँ पर 1000 का प्लेस है, तो यहाँ पर 1000, यहाँ पर 100 का प्लेस है, यहाँ पर 10s का प्लेस है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू बन गई। अब इसमें कोमा कहाँ पर लगाएंगे? स्टार्टिंग में 3 डिजिट के बाद पहला कोमा लगता है, और इंडियन वैल्यू सिस्टम में फिर हर 2 डिजिट के बाद कोमा लगता चला जाता है। तो कितना हो गया है? 1 करोड़ 1 लाख 1010। क्लियर? बी, ये तो ऑप्शन ए था। बी क्या कहता है? बी कहता है 1 बिलियन 1 मिलियन 1001, 1 बिलियन 1 मिलियन 1001। तो 1 बिलियन 1 मिलियन कितना होगा? ये इंटरनेशनल सिस्टम की बात कर रहा है। बिलियन मिलियन क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम होता है। अब इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में करना है इसको हमें। पहले तो इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं इसको, 1 बिलियन को कैसे लिखते हैं और 1 मिलियन को कैसे लिखते हैं। 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख, ठीक है। अब अगर हम इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम को एक बार समझें, आपको याद करना हो, तो आप देखो कि हमें एक टेबल के द्वारा हमें समझ लेना चाहिए। मान लो आपके पास सिंपल सी बात है, 1s होता है, फिर 10s, फिर 100, फिर 1000, इसके बाद 10,000 हो गया आपका, फिर 100 10,000 आता है इसमें, 100 10,000, इसके बाद आता है 100,000 आता है, फिर 100 10,000 आता है, 100,000 अभी बताऊंगा, सब समझ में आएगा। 100,000 आता है, फिर इसमें मिलियन आएगा, 10 मिलियन आएगा, 100 मिलियन आएगा, 10 मिलियन आएगा, 100 मिलियन आएगा, और फिर आता है आपका इसके बाद बिलियन। ठीक है,
100 मिलियन, 100 मिलियन के बाद बिलियन की तरफ बढ़ते हैं। बिलियन, 10 बिलियन, ऐसे। क्लियर। अब मान लो ये क्या है, वंस, मतलब 1 हो गया, ये 10 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये 100 हो गया, इसको 100 बोल देंगे। यहाँ पर ये हो गया 1000 हो गया, यहाँ पर ये हो गया 10,000 हो गया, है ना। इसके बाद ये हो गया आपका 100,000 हो गया, इसके बाद ये हो गया 1 मिलियन हो गया, इसके बाद आपका ये हो गया, थोड़ा छोटा करते हैं, अभी सब समझ में आएगा। ये बोरिंग लग रहा होगा थोड़ा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अभी मैं सब समझा दूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे 1 लिखा है, 10, सो मैं अपनी भाषा में हम बताएं, इंडियन वैल्यू सिस्टम में तो 100 लिखा है, 1000, 10,000, फिर 1 लाख लिखा है। तो 1 लाख को हम क्या बोलते हैं, 100,000। 1 लाख को क्या बोलते हैं, 100,000, क्योंकि 1 लाख में हमारे कितने ज़ीरो होते हैं, 5 ज़ीरो होते हैं। और इन सेम सिस्टम में 5 ज़ीरो का मतलब है 200, यहाँ पर 100 और फिर 1000, तो इनको क्या बोलते हैं, ये 100,000 के हिसाब से बोलते हैं। सेम यहाँ पे मिलियन को क्या बोलते हैं, 10 लाख। अभी बताया था ना मैंने, 1 मिलियन में 10 लाख होता है इंडियन वैल्यू सिस्टम में, तो 10 लाख आ जाएगा 1 मिलियन में। 10 मिलियन में कितना आ जाएगा, 1 करोड़। 10 मिलियन में कितना आ जाएगा, 1 CR। इसके बाद 10 CR में 100 मिलियन आ जाएगा, 10 CR में 100 मिलियन आ जाएगा। अब 10 CR में कितनी ज़ीरो होंगी, 10 की 1 ज़ीरो और CR की 7 ज़ीरो, 8 ज़ीरो। अगर आप देखो 8 ज़ीरो, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इनके 1000 के हिसाब से चलना। मिलियन क्या होता है इनका, मिलियन इनका होता है 100,000 के बाद 1 ज़ीरो एक्स्ट्रा, तो 100,000, यहाँ पर 100, 1 ज़ीरो एक्स्ट्रा, ये 10, ये मिलियन हो गया इनका। और फिर 100 मिलियन, ये आपके 2 ज़ीरो को 100 बोलते हैं, तो 100, और ये आपका मिलियन। टोटल कितनी ज़ीरो है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मतलब हमारा क्या हो गया है, 8 ज़ीरो के साथ क्या कहलाएगा, 10 CR कहलाएगा, और इनका क्या कहलाएगा, 100 मिलियन कहलाएगा। तो 100 मिलियन किसके इक्वल हो गया, 10 CR के। क्लियर। अब इस तरह से अगर हम देखें तो हमें कहा गया है कि 1 बिलियन, 1 मिलियन, 1001। अब 1 बिलियन, इसके बाद 1 लगेगा और उसके बाद 0 लगेंगी। कितनी ज़ीरो आ जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 9 ज़ीरोज़ 1 के सामने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 1 बिलियन हो गया। 1 बिलियन, 1 मिलियन। अब मिलियन कितना था, मिलियन का मतलब है 10 लाख। तो ये 3 ज़ीरो और 2 ज़ीरो, हमें पता है कि यहाँ 100,000 है, और इसके बाद 1 ज़ीरो जाएगा तो हमारा 1 लाख बनेगा, 10 लाख बनेगा, और इनका 1 मिलियन बनेगा। तो 1 मिलियन हमारा कहाँ रखा जाएगा, यहाँ पर रखा जाएगा। ये कितना हो गया, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो ये कितना बन गया, ये बन गया 1 लाख, और हमें कितना बनाना है, 10 लाख। तो ये कितना हो गया, 1 बिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन के बाद 1000 बनाना है, 1001। अब हमें पता है 1000 सेम है दोनों में, तो यहाँ पर 0 हटेगी। 1 देखो, 1s, 10s, 100, 1000, और यहाँ पर लास्ट में 1। तो क्या वैल्यू आ गई, 100, 100, 100, 1, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें वैल्यू सिस्टम के हिसाब से नोटेशन भी करनी है
इंडियन वैल्यू सिस्टम के हिसाब से नोटेशन करनी है। इंडियन में क्या होता है, सबसे पहले 3 डिजिट के बाद पहला कोमा लगता है, उसके बाद कितने लगते हैं, हर 2 डिजिट के बाद कोमा लगता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, और यहाँ पर क्या 100 करोड़ 100 करोड़ 10 लाख 1001। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट ही बता दिया इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 24 पर आता है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ चिंतामणि टाउन की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 75,000 थी। हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। तो 1 लाख से कितना कम है 75,000। आपको पता है 1 लाख में 50 होती है। 75,000 को प्लेस करेंगे, माइनस कर देंगे, 25,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 25,000 कम होगी। ऑप्शन बी कह रहा है द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024 इज इतना। हाउ मच मोर देन 1 लाख इज 106,000। तो ये 10630 कितना ज़्यादा है 1 लाख से। आपको पता है 1 लाख कितना है, 1 लाख होता है 50। 1 लाख 50 तो मतलब ये माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6,000। 6,000 का मतलब है 6,000 ज़्यादा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी किलोग्राम्स इज़ 5 ग्राम। देखो ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर देगा। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि कितने 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, बल्कि पूछा जा रहा है कि 5 ग्राम कितने किलो है, मतलब 5 ग्राम कितने किलो है। ये चीज़ आपको थोड़ी वियर्ड लग रही होगी, क्वेश्चन तो समझ गए आप, लेकिन आप देखो कि 1 kg में हमें पता है कि 1000 ग्राम होते हैं। अब बात की है 5 ग्राम की, और 5 ग्राम कितने kg है। तो 5 ग्राम को करने के लिए आपको पता है पहले ये इस तरफ नीचे जाएगा, तो 1 डिवाइड बाय 1000 इक्वल टू इस तरफ क्या बचा 1 बचा, और 1 को हमें क्या बनाना है 5। तो इधर भी किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की। तो 5 डिवाइड बाय 1000 इक्वल टू 5 ग्राम। अब इधर तो पहले से ग्राम था, ठीक है, ये केजी में चल रहा है, तो 3 0 ऊपर गई तो कितना हो जाएगा पॉइंट। अब 3 डिजिट पीछे पॉइंट लगेगा, तो 1 डिजिट तो 5 है ही, 1 डिजिट नहीं है, यहाँ पे 0 लगाएंगे, एक और डिजिट यहाँ पे 0 लगाएंगे और फिर लगेगा पॉइंट। तो 0.005 इक्वल टू 5 ग्राम 5 kg। ठीक है, तो 0.005 kg इक्वल टू 5 ग्राम। अब जो आपसे पूछा गया था कि 5 ग्राम कितने kg है, तो 0.005 kg है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं, फाइंड द सम्स। आपको पता है मैंने बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर बिल्कुल बराबर रखना है, ऐसे ऐड करना है। फिर 18, अब आगे कुछ नहीं है और पॉइंट में ऐड करना है, तो 0.0 लगा सकते हैं हम। तो 8.8 पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के वैल्यू रखनी है और ऐड करना है। तो 0 और 8 कितना होता है 8, 8 8 16 होता है 1 2, तो 26.8 इसका आंसर आ गया। और 5.3 और 2.6 का आंसर कितना आ गया 9, 7.9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं, राइट फॉर्मूलाज फॉर द पेरीमीटर ऑफ। देखो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है बाउंड्री की लेंथ, किसी भी फिगर की बाउंड्री की लेंथ को पेरीमीटर कहते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है आपका, तो इसमें इधर अगर 3 है 2 है 4 है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 3 + 2 + 4। क्लियर। यहाँ पे क्या कहा गया, ट्रायंगल विद ऑल साइड्स इक्वल। अगर 3 ट्रायंगल है और तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, क्या हो जाएगा a + a + a विच इज़ इक्वल टू 3a। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 3a। बी ऑप्शन कहता है रेगुलर पेंटागन। पेंटागन का मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसी शेप जिसकी 5 साइड्स हो, 1 2 3 4 5, और क्लोज्ड फिगर हो। ठीक है, अब
रेगुलर पेंटागन का मतलब पांचों साइड्स इक्वल हो, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। पेरीमीटर क्या होगा टोटल, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये क्या हो गया पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5a। We use the word regular to say that all sides lengths and angle measures are equal। तो यही मैंने बताया आपको, सारी साइड्स इक्वल होंगी और ये सारे एंगल भी इक्वल होंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसको रेगुलर पेंटागन कहा गया। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा 5a होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3a 9b - 6 + 8a। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो हमारे पास क्या आएगा 3a + 9b - अच्छा इस चीज़ को एक बात समझो, a के साथ ही प्लस, मतलब 3a का मतलब है 3a है हमारे पास, तो 3a की प्लस हो या माइनस हो वो a की वैल्यू के साथ ही होगा, b के साथ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 3a यहाँ पर भी है, यहाँ पर 8a है और यहाँ पर 7a है, तीनों को एक साथ लिख लो। 3a 8a कैसा है नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, पॉजिटिव 8a, फिर 7a क्या है नेगेटिव 7a। ठीक है, इसके बाद 9b पॉजिटिव है, 9b, दूसरा b कहाँ पर है ये रहा, नेगेटिव 4b है, इसके बाद b नहीं है, और फिर बिना b के साथ सिर्फ -6 है, -6 और +16 है। ठीक है, 3a और 8a कितना हो गया, 3a और 7a कितना हुआ 10a और 8a हुआ 18a। इसके बाद अगर ये तब होता जब हम ऐड करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है माइनस करना है 7a को। तो 3 और 8a कितना हुआ 11a, 11a में 7a गया तो कितना बचा 4a। इसके बाद 9b में से 4b गया तो पॉजिटिव 5b बचा। भाई 9 में से अगर 4 जाएगा तो 5 बचेगा, तो 9 आम में से 4 आम चले जाएंगे तो 5 आम बचेंगे। ऐसे ही 9b में से 4b चला जाएगा तो 5b बचेगा। क्लियर, 5b बचा और 16 में से 6 गया 10 बचा, पॉजिटिव 10। ये आपकी क्या हो गई सिंप्लीफाइड इक्वेशन हो गई 4a + 5b + 10। सेम ऐसे ही सेकंड करोगे आप। सेकंड में क्या है, एक नेक्स्ट एक स्टेप अहेड है। इस एक स्टेप ज़्यादा को हम कैसे सोल्व करेंगे, आपको पता है कि पहले ये ब्रैकेट सोल्व होगा 3a - 3b। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर देंगे और यहाँ पर भी, तो 3 3 = 9a - 9b। क्लियर, अब आगे -8a लिखा है, -4b लिखा है, -16 लिखा है। अब a के साथ a वाले को करेंगे तो 9a में से 8a गया, सिर्फ a बचा, माइनस -9b और -4b, मतलब ऐड हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाता है और साइन किसका रहेगा बड़े का रहेगा। तो नेगेटिव नेगेटिव ऐड हुआ तो 13b हो गया, माइनस का 13b और -16। तो a आपकी इक्वेशन क्या हो गई सिंप्लीफाइड इक्वेशन, a - 13b -16। ठीक है, सेक्शन डी की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कैलकुलेट करना है आपको दीज प्रोडक्ट्स क्विकली। तेज़ी से आपको ये प्रोडक्ट करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है 25 × 12। अब देखो एक तरीका तो ये है, अगर आप 25 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से करना है, 2 5 = 10, 1 2 2 = 4, 5 कैरी का ऐड किया 5 हो गया। फिर यहाँ पर आपने देखा कि 0 रखा और 1 की 5 से मल्टीप्लाई की, 1 की 2 से की, ऐसे करके 0 5 5 10, 1 कैरी गया 3, 300 बन गया, यहाँ पे 300 लिख दिया। एक तरीका ये है कि आप 25 को 12 से मल्टीप्लाई करनी है तो 12 को, अब 12 को तोड़ना इजी है ना। तो 25 को किससे मल्टीप्लाई करना है 12 से। तो 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम 12 को तोड़ देंगे, कैसे 10 + 2 क्विकली करना है तो 23 से ऐसे ही होगा। 25 की 10 से मल्टीप्लाई करी 250 प्लस 25 की 2 से, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, पता है ये तो चीज़ है। तो 25 की 2 से करी 50 और 250 + 50 कितना होता है 30। सेम ऐसे ही अब यहाँ पर आ गया 25 ×
240। अब आप मुझे बताओ कि 25 इंटू 240 में से किसको तोड़ना आसान है। ऑब्वियसली हम बड़ी वैल्यू को तोड़ देंगे, तो 25 इंटू 240 को पहले 24 लिखेंगे, 240 को क्या लिखेंगे 25 इंटू 24 इंटू 10। क्लियर। अब 25 को क्या करेंगे 2 इंटू 12 इंटू 10। अब 25 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 12 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 50 इंटू 12 को 2 हिस्सों में तोड़ देंगे, 10 प्लस 2 इंटू 10। अब 50 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 500, प्लस 50 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आया। कितना आया 100 इंटू, अब ये क्या हुआ 10 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, इंटू 10। अब 500, अब क्योंकि देखो 50 की मल्टीप्लाई 10 से कर दी, 50 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी, तो ये ब्रैकेट के अंदर चला गया। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे पहले, 500 प्लस 100 कितना हो गया 600, और इंटू 10 कितना आ गया 6000। और हमारा आंसर क्या है, ऑब्वियसली हमारा आंसर है 6000। अब ये डायरेक्ट भी कर सकते हो आप 240 को 240 इंटू 25, लेकिन मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताया, ये तेज़ी से होगा। 250 को 120 से मल्टीप्लाई करना है, 250 को 120 से, तो 20 यहाँ पर 10 निकाल दिया हमने 25, और यहाँ पर भी 10 निकाल दिया हमने। ये 10 और 10 क्या किया, यहाँ पे 100 किया, और 25 को फिर से वही किया, 12 को तोड़ दिया किसमें 10 प्लस 2 में। 25 को ब्रैकेट के अंदर लेके 10 से मल्टीप्लाई करी, ब्रैकेट के अंदर क्या हुआ 250 हो गया, प्लस कितना हो गया 25 की 2 से मल्टीप्लाई करी 50 हो गया। 250 प्लस 50 कितना हुआ 300, और 300 की 100 से मल्टीप्लाई करी 30,000 आ गया। ठीक है, 40 हो गई, 30,000 आपका आंसर आ गया। सेम इसी तरह से लास्ट 2500 इंटू 12, तो 2500 इंटू 12 को तोड़ दिया 2 प्लस 10 प्लस 2 में, 2500 की मल्टीप्लाई करी 10 से। अब देखो 2500 इंटू 12, अब 2500 में से 100 एक तरफ निकाला, मल्टीप्लाई 25 इंटू 12 को बांट दिया 10 प्लस 2 के साथ, 25 की मल्टीप्लाई की 10 से, तो ब्रैकेट के अंदर गया 250 बन गया, प्लस 25 की मल्टीप्लाई की 2 से मल्टीप्लाई करके 50 आ गया, ब्रैकेट के अंदर बाहर क्या था 100 रह गया था। 250 प्लस 50 कितना हो गया 300 की मल्टीप्लाई की 100 से कितना हो गया 30,000 अगेन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट ऑप्शन में किसकी मल्टीप्लाई करने पर 12 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7 12 करोड़ आएगा। किसकी मल्टीप्लाई करने पर 12 करोड़ आएगा। तो देखो सिंपल, अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूँ सिर्फ ये, तो कितना हो जाएगा, कितनी ज़ीरोज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7, 12 करोड़ है 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 10 की मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा, 12 करोड़ में से 0 हटा दिया तो कितना बचा 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख। इसका मतलब है 1.20 CR की मल्टीप्लाई 10 से की, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशन इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द साइन। मतलब दोनों को इक्वल बनाने के लिए क्या करना होगा, मतलब इक्वल की यहाँ पर जो डैश दिया गया है इसकी जगह पर क्या आएगा, तो 13 + 4 कितना होता है 17, और 17 यहाँ पर बनाने के लिए क्या करेंगे 17 यहाँ पर बनाने, देखो इसको एक तो होता है तरीका मैं डायरेक्ट सोच के लिख दूँ, तो 6 में से क्या जोड़ूँ मैं 17 आ जाए। ठीक है, 6 में से क्या जोड़ूँ मैं कि 17 आ जाए, तो 6 के अंदर वो जोड़ने के लिए 6 को माइनस कर दो 17 में से, x की वैल्यू आ जाएगी 11, तो यहाँ पर 11 रखा 17 आ गया, एक तरीका। दूसरा 22 + x, तो 22 में क्या जोड़ूँ
कि वो आ जाए जो किसके इक्वल हो, 6 × 5 के। तो 6 × 5 कितना होता है, 6 × 5 = 30, और 30 कैसा आएगा, 22 में क्या जोड़े, 8। ये कैसे पता चला मुझे, 30 में से मैंने 22 माइनस कर दिया। सेम ऐसे ही 8 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करूँ कि वैल्यू क्या आ जाए, 64/2। अब 64/2 को कैसे लिखेंगे, 32, 2 = 64, तो 32 कैसा आएगा, 32 को 8 से डिवाइड कर देंगे। अब ये हो कैसे रहा है, अगर मैं आपको ये बताऊँ ये हो कैसे रहा है, तो 8 × -64/2, 8 × -64/2। अब देखो 64/2 मतलब 64/2 ये हो गया आपका 32। अब यहाँ पर मान लो मैंने रखा m कैसे निकालेंगे, तो m के साथ 8 क्या है, मल्टीप्लाई में। जब ये इस तरफ जाएगा इक्वल टू के, तो ये क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पे पहले से 32 है, डिवाइड बाय 8, तो m की वैल्यू आ गई 32/8 विच इज़ इक्वल टू 4। क्लियर, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, m की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। और ऐसे ही 34 में से क्या माइनस करे कि 25 आ जाए, ये आप खुद करोगे, आपका कमेंट्स में मुझे लिख के इसका आंसर बताओगे। क्वेश्चन नंबर 31, और जिस बच्चे को सही पता है और किसी ने गलत किया है तो वो उसको समझाएगा भी कमेंट्स में ही कि ये कैसे हुआ, जिससे मुझे पता चले जिसने सही किया है उसने कैसे सही किया है। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म। तो इन फ्रैक्शंस को किस में करेंगे हम, डेसिमल फॉर्म में करेंगे। तो 1/2 को 1/2 1/2 ये क्या हो जाएगा, आपको पता है 0.5। 1.4 1/4 क्या होता है, बी ऑप्शन है 3/2। 3/2 को करेंगे 1.5। अच्छा, मैं कर कैसे पा रहा हूँ, इसको करने के लिए आपको सिंपल एक चीज़ है, 3 को 2 से डिवाइड करना है। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2। अब हाँ क्या बचा, रिमाइंडर क्या बचा, 1। 1 पर 2 का टेबल नहीं चलेगा, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 2 × 5 = 10। ठीक है, कंप्लीट, तो 1.5 आ गया। ऐसे डिवाइड करेंगे सारों को, सबकी वैल्यू क्या आएगी, 1.5, 0.25 आएगी, फिर वैल्यू आएगी 0.75, फिर वैल्यू आएगी 0.2, उसके बाद वैल्यू आएगी 0.8। इसको सब करके देखेंगे क्या सही आ रहा है, ये मुझे बताएंगे कमेंट्स में। इस तरह से हमने आपका क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिया। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से आप जुड़े रहो, क्योंकि अब पेपर सामने है और हम पेपर को डेली सोल्व करेंगे। अब मुझे ये भी बता दो, अगर आप किसी और क्लास में हो, आपके सामने पेपर आ रहा है, आपको पता है पेपर की डेट शीट्स क्या है, कौन सा पेपर आपका अगला है, तो कॉमेंट्स में मुझे बताओ कि कौन सा पेपर आप सोल्व करना चाहिए। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। अब कुछ बड़ा करेंगे, ठीक है, थैंक यू।